मूवी की शुरुआत में हम जैक से मिलते हैं, जो 20 साल का है और तापई के एक मेलांक्लोलिक कॉलेज का स्टूडेंट है। उसके दादा 19वीं सेंचुरी में चीन से ताइवान आए थे। 5 साल की उम्र में जैक अपनी माँ को खो देता है। उसकी माँ क्रोनिक डिप्रेशन की पेशेंट होती है और एक दिन वो अपने मेडिसिन का ओवरडोज की वजह से मर जाती है। माँ को खोने से और अपने पिता के हमेशा काम में व्यस्त होने के कारण जैक अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस करता है। मूवी कुछ साल आगे जाती है। जैक के कॉलेज में एक हिस्ट्री के बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रोफेसर होते हैं। उनके बारे में हमें आगे बहुत कुछ पता लगने वाला है। सब स्टूडेंट उन्हें प्यार से प्रोफेसर पी कहते हैं। कभी कभी तो प्रोफेसर को पीक भी कहते हैं। जैक और उसके दोस्त अक्सर उनके ऑफिस में प्राइवेट क्लास के लिए जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जैक ने प्रोफेसर के कमरे में एक प्राचीन कैमरा देखा और उससे क्लॉक की पिक्चर क्लिक की। हालांकि उसे अचानक कुछ इम्पोर्टेंट याद आता है और वो कैमरा वापस प्रोफेसर को सौंप देता है और अचानक अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर उनकी अचानक चले जाने से हैरान रह जाता है, लेकिन वो और भी हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि वो वॉल क्लॉक पल भर के लिए रुक गई है जब जैक ने उसकी तस्वीर क्लिक की। फिर प्रोफेसर पी ने कुछ सोचा और कहा, क्या ये वही है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे विश करता है, लेकिन वो लड़की उसे ये कहते हुए रिजेक्ट करती है कि जैक को ट्रू लव के बारे में कुछ पता नहीं है। वह उसे एक टेडी बेयर देता है और भूल जाता है कि उसे सॉफ्ट टॉय से एलर्जी है। अगले दिन जैक अपनी क्लास के साथ टुआ टू टियान म्यूजियम जाता है। साथ में प्रोफेसर पी भी होते हैं। टुआ टू टियान जापानी ऑक्यूपेशन के दौरान ताइवान का एक समृद्ध क्षेत्र था। म्यूजियम में 1920वीं सेंचुरी के अवशेषों के वास्ट कलेक्शन है, जैसे कि वाटर डंगोन, जहाँ ताइवान के संस्थापक फादर डॉक्टर चैंग को जापानियों के द्वारा कैद किया गया था। जैक ने नोटिस किया कि द फ्लावर ऑफ यूथ इस सेंटेंस को वाटर डंगोन पे लिखा गया है। जैक म्यूजियम में घूमता है और टीटीटी की प्रतिष्ठित साउथ स्ट्रीट फेस्टिवल पेंटिंग के सामने आता है। जैक को पेंटिंग की जांच करते हुए देखकर प्रोफेसर पी उसे वही पुराना कैमरा थमाते हैं और उससे उसकी तस्वीर लेने को कहते हैं। जैक खुशी से वो कैमरा लेता है और पिक्चर क्लिक करता है और हम यहाँ देखते हैं कि टाइम फ्रीज हो गया है और वो पिक्चर लाइव हो जाती है। ये सब देखकर जैक उस पेंटिंग को चारों ओर से देखने लगता है और अचानक से वो पेंटिंग के अंदर चला जाता है। जैक 1922 समय में ताइवान में पहुंच जाता है। वहाँ वो अपने दोस्त ब्लैक कैट और उसके भाई से मिलता है, लेकिन वो दोनों उसे पहचान नहीं पाते। वो दोनों जैक को वहाँ से एक कल्चरल प्रोग्राम में लेके जाते हैं। जैक की टेक्सटाइल बिजनेसमैन लिन से उसकी झड़प हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस जिंजर नाम की एक महिला से मिलते हैं, जो बिल्कुल जैक की माँ की तरह दिख रही थी। वो आके उसे बचा लेती है। जिंजर का कपड़ों का कारोबार होता है। जैक को उसकी अपनी माँ नहीं पहचान पाती है, ये देख के वो हैरान हो जाता है। नेक्स्ट डे जैक अपने दोस्तों के साथ मिस जिंजर के घर के लिए निकलता है और मार्केट में घूमने लगता है। तभी उन्हें वो बिजनेसमैन का लड़का आके धमकाता है। उसके बाद एक आदमी जिसका नाम मिस्टर पी होता है, वो बिल्कुल प्रोफेसर पी जैसे दिखते हैं, जो जिंजर के लिए टेलर का काम करते हैं। उसे पेंटिंग के अंदर भेजने के लिए वो मिस्टर पी से झगड़ने लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो जैक को नहीं जानते। इस झगड़े की वजह से जापानीज पुलिस का ध्यान उनकी ओर जाता है। मिस जिंजर फिर से उन्हें बचा लेती है और पुलिस से दूर ले जाती है। यहाँ पर मिस्टर पी ये सीक्रेट रिवील करते हैं कि वो जैक को भी जानते हैं और उसे यहाँ लाने का मोटिव भी उन्हें पता है और उसे अपने थिएटर ले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर पी ही प्रोफेसर पी है और सिर्फ दर्जी ही नहीं बल्कि वो एक नाटक के निर्देशक भी है। वो जैक से आगे कहते हैं कि उसे यहाँ लाने का मोटिव सही समय पर उसे बता देंगे। जैक ऑडियंस में एक खूबसूरत लड़की को देखता है। उसका नाम रोज होता है और लव एट फर्स्ट साइट जैसे वो उसके प्यार में गिर जाता है। रोज और उसकी दोस्त गीशा और बाकी गर्ल्स डांस, सिंगिंग और कन्वर्सेशन की ट्रेनिंग लेती है। रोज को इम्प्रेस करने के लिए जैक उस ड्रामा में एक पेड़ का रोल अदा करता है और वो सिर्फ रोज को हंसाने के लिए उस एक रोमांटिक ट्रेजेडी को कॉमेडी ड्रामा बना देता है। सबके पेट में दर्द होने तक सब हंसते हैं। तभी अचानक से वहाँ जापानीज पुलिस आती है और अनाउंस करती है कि आने वाले वीक में जापानीज क्राउन प्रिंस ताइवान को विजिट करने वाले हैं, तो नॉन जापानीज एंटरटेनर्स पे बैन किया है। तभी
प्रोफेसर और बाकी लोग इस बात का विरोध करते हैं। फिर रोज खड़ी होके ताइवान का एक गाना शुरू करती है। क्राउड को हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और वो जापानीज अधिकारी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैक को एक प्रेजेंट ताइवान का ड्राइंग दिखाई देता है। उस ड्राइंग के पार जाने का वो प्रयास करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। प्रोफेसर बताते हैं कि ये ड्राइंग अभी कंप्लीट नहीं है, इसके लिए तुम टाइम पोर्टल नहीं कर सकते। मिस्टर पी आगे बताते हैं कि इसके अलावा किसी को टेलीपोर्ट करने के लिए दिल की गहराइयों से एक इच्छा करनी होगी। हमें यह भी पता चलता है कि प्रोफेसर टुआटू टियान में अमीर बनने का सपना लेकर आए थे। यहाँ उनकी मुलाकात जिंजर से हुई और उन्हें जिंजर से प्यार हो गया। तब से वह टीटीटी के अंदर और बाहर खूब पैसा कमाने के लिए और जिंजर का दिल जीतने के लिए जा रहा है। प्रोफेसर ने जैक से मदद मांगी, जिसमें उसे जिंजर को बाकी कपल से दूर रखना था। अगर वो ऐसा करता है तो वो पेंटिंग पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। जैक के पास कोई रास्ता न होने पर वो ये मान जाता है। प्रोफेसर जिंजर पे अपना लक ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। इस बीच जैक की प्रोफेसर के थिएटर कलाकारों के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। जैक सभी आर्टिस्ट को अपना 21वीं सेंचुरी का नॉलेज यूज करके उनके नाटक के लिए नई धुन और लुक्स ट्राई करने में मदद करता है। एक दिन रोज एक पड़ोसी स्टोर में आती है, जहाँ वेंचाओ सहित कई लवर बॉय रोज के साथ अपनी किस्मत आजमाते हैं। ये सब देख जैक भी अपना गिटार लेके वहाँ चला जाता है और उसे हैप्पी बर्थडे गीत गा के सुनाता है। रोज भी फॉर्मली खुद को जैक से इंट्रोड्यूस करवाती है। जैसे वो एक दूसरे को जानते हैं, तभी ताइवान के डॉक्टर और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर चैंग वी शुई द्वारा दिए गए भाषण सुनकर स्टोर के बाहर आ जाते हैं। अपने इलेक्ट्रोफाइंग स्पीच में डॉक्टर चैंग ने जापानी कब्जे और ताइवान पर थोपी गई अफीम की खेती पर जिक्र किया। जापानी अधिकारियों ने जल्द ही भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया। जैक और ब्लैक कैट एक दुकान में छिप जाते हैं। कोइंसिडेंटली मिस्टर लिन अपने बेटे को उसी दुकान पे ले आते हैं और उससे डॉक्टर चैंग का भाषण सुनने के लिए डांटते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जापानियों के साथ मिस्टर लिन के सीक्रेट बिजनेस रिलेशन है, जो वो खतरे में नहीं डालना चाहते थे। मिस्टर लिन वेंजो को याद दिलाते हैं कि जापानी सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के कारण उनका फैब्रिक व्यवसाय अच्छा चल रहा है। जैक और ब्लैक कैट पूरी बातचीत सुन लेते हैं। अगले कुछ दिनों के दौरान जैक और उसके थिएटर के दोस्त गिशा लड़कियों को गवर्नर पार्टी के लिए तैयार करने में व्यस्त हो जाती है, जहाँ सभी लोकल वीआईपी को इनवाइट किया जाना था। तभी जैक रोज को बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, वो जापानीज लोगों के कारोबार को ताइवान से खत्म कर देगा। रोज उसे बताती है कि वह एक दिन एक पेशेवर गायिका बनना चाहती है, तो जैक उससे कहता है कि वो उसे ऑटो ट्यून सिखाएगा तो वो जल्द ही फेमस हो जाएगी। पार्टी में डॉक्टर चैंग फिर से जापानी अधिकारियों के साथ भिड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले सिचुएशन खराब होती रोज अपने आकर्षक परफॉर्मेंस से सब कुछ संभाल लेती है। बाद में जैक और रोज गवर्नर की मेंशन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जब वो गार्ड्स को देखते हैं तो वो दोनों एक वाटर टैंक में छुप जाते हैं। तभी जैक रोज से कहता है कि फ्यूचर में सब कुछ इतना आसान है कि लोग अपनी ड्रीम्स और यूथ को भूल गए हैं। जैक की ये बात सुनकर रोज उस वाटर डंकन पे द फ्लावर ऑफ यूथ लिखती है और वो दोनों किस करते हैं। तभी जैक को सच्चे प्यार का एहसास होता है। घर लौटते समय जैक ने देखा कि जिंजर एक अफीम क्लब में जाने के लिए रात में घर से चुपके से निकल रही है। जब वह क्लब में पहुंचता है तो जैक ने प्रोफेसर पी के साथ जिंजर को देखता है। उसे अपनी ड्रग एडिक्ट माँ की याद आती है। वो प्रोफेसर को डांटते हुए जिंजर को घर ले जाता है। होश में आने के बाद जिंजर जैक को बताती है कि उसने अपने बेटे और हस्बैंड को कोलोरा की वजह से खो दिया था। यहाँ हमें जिंजर के ड्रग्स एडिक्ट होने का कारण पता चलता है। 10 साल पहले उसने अपने बच्चे को खोया था और उसी दर्द से बचने के लिए वो ऐसा करती थी। जैक को पता चलता है कि प्रोफेसर को पैसे की जरूरत है ताकि जिंजर को वो अफीम खरीद के दे सके और उसका दर्द दूर कर सके। लेकिन जिंजर कभी प्रोफेसर से कमिटेड नहीं थी, हालांकि वो उन्हें पसंद करती थी क्योंकि वह गायब रहता था, जैसे कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये जापानीज इन लोगों को झूठ बोलते हैं कि अगर अफीम का सेवन बंद किया तो आपकी जान तक जा सकती है। तभी जैक जिंजर और बाकी ताइवानियों की मदद करने की कसम खाता है जो अफीम के शिकार हो गए हैं। वो एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू कर देता है। डॉक्टर चैंग की मदद से जैक और प्रोफेसर अफीम का स्टोर जहाँ होता है उस घर को जला देते हैं।
इस हरकत से डॉक्टर चियांग और प्रोफेसर पी जापानी अधिकारियों के हिट लिस्ट में आ जाते हैं। फिर जापानी अधिकारी प्रोफेसर को गिरफ्तार करने के लिए जिंजर के घर पहुंचते हैं। तभी मिस्टर लिन बीच में इंटरप्ट करते हैं और हम देखते हैं कि पहली बार वो जापानीज के खिलाफ बोल रहे हैं। जापानी अधिकारी ने गलती से अपनी बंदूक चला दी, जिसमें जिंजर गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अधिकारी सभी अस्पताल को आदेश देते हैं कि कोई वो ऐसे पेशेंट को एडमिट ना करे जिसे गोली लगी है, जब तक डॉक्टर चियांग को अरेस्ट नहीं किया जाता। जैक फैसला करता है कि वो जिंजर को ट्रीटमेंट के लिए भविष्य में ले जाएगा। सब लोग जिंजर को थिएटर लेके आते हैं। सभी के जाने के बाद वेंशा ने देखा कि उसके पिता को भी गोली लगी थी। डॉक्टर चियांग आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मिस्टर लिन अपने बेटे के बाहों में ही मर जाते हैं। जैक प्रोफेसर से जिंजर को फ्यूचर में ले जाने के लिए कहता है और खुद यही रहने का फैसला करता है। जैक ने फाइनली रियलाइज किया कि उसके लाइफ का असली पर्पस क्या है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर चैंग को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, जबकि वहाँ के लेबर्स ने ताइवानी लोगों को प्रिंस हिरोहितो की यात्रा में शामिल होने से रोक देते हैं। वंशो को भी उसके पिता के डेथ का बदला लेना होता है, तो वो और उसके दोस्त जैक के ग्रुप के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं और डॉक्टर चियांग को फ्री करने की प्लानिंग बनाते हैं। एक रात गिशा और बाकी लड़कियां गार्ड का ध्यान भटकाती है और जैक और वो लड़के चियांग को फ्री करते हैं। इस बीच लोकल ताइवानियों को अफीम व्यापारियों का लीडर, जिसका कारोबार डॉक्टर चैंग की वजह से खतरे में है, वो कोरियाई हत्यारों को डॉक्टर को फंसाने के लिए जापानी प्रिंस की हत्या करने के लिए कहता है। पता नहीं कैसे डॉक्टर चैंग को इस साजिश के बारे में पता चल जाता है और वो प्रिंस की रक्षा करने की कसम खाते हैं। जैक और उसके दोस्त ने शहर में ये अफवाह फैलाई कि जो लोग प्रिंस हिराओतो के आगमन के समारोह में शामिल नहीं होंगे वो शापित हो जाएंगे, जिससे ज्यादा भीड़ में प्रिंस को मारना हत्यारियों के लिए मुश्किल हो जाए। जब तक प्रिंस हिरोहितो आते हैं तब तक प्रोफेसर पी भी भविष्य से लौट आते हैं। जैसे ही प्रिंस जिंजर की दुकान की ओर बढ़ता है, वैसे ही जैक और प्रोफेसर पी हत्यारियों को देख लेते हैं, जो टेरेस पे हाथ में बंदूक लेके खड़े थे। जैसे ही गोली चलती है, प्रोफेसर पेंटिंग को गोली की ओर फेंकते हैं। जैक और रोज गोली को रोकने के लिए उसके सामने जंप करते हैं। हालांकि इससे पहले गोली किसी को लगती और किसी को मरना पड़ता, प्रोफेसर जैक रोज और पेंटिंग के साथ बुलेट की एक तस्वीर क्लिक करते हैं और उन सभी को आज के ताइवान में टेलीपोर्ट करते हैं। इस बीच ताइवान में 1923 में प्रिंस हिरोहितो के परेड के सामने डॉक्टर चैंग और अन्य ताइवानियों ने स्वतंत्रता और समानता के नारे लगाते हैं। डॉक्टर चैंग स्वतंत्रता के लिए याचिका दायर करने के आरोप में गिरफ्तार होने वाले पहले ताइवानी बन जाते हैं और सरकार इस हत्या में शामिल सभी व्यक्ति की तलाश शुरू कर देती है। प्रोफेसर पी भी अभी ताइवान लौट आए थे। जैसे ही वो रोज और जैक को अतीत में भेजने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैक रोज के पास जाता है और उसे रहने का अपना निर्णय बताता है। वो उसे कहता है कि वो उसके साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन उसे वह पसंद है जो वह पहले था, निडर और लापरवाह। इसके अलावा 1920 का दशक जैक के लिए नहीं बल्कि रोज के लिए गोल्डन डेज है। जैक अपने गोल्डन डेज के लिए यही रुकना चाहता है, वो वापस नहीं जाना चाहता। वह अपने लोगों को उनके इतिहास के बारे में बताना चाहता है। जैक और रोज अलग होने से पहले किस करते हैं। जिंजर भी प्रोफेसर पी के साथ प्रेजेंट में रहने के लिए कहकर उन्हें गले लगाती है। जैक टीटीटी के म्यूजियम में जाता है और वहाँ वो वाटर डेंगन पर लिखा हुआ देखता है, जो देखकर वो इमोशनल हो जाता है। अब वो सेंटेंस द फ्लावर ऑफ यूथ इज अ ब्लूमिंग रोज ये होता है। ये सेंटेंस जैक ने ही कंप्लीट किया होता है जब वो पास्ट में रोज के साथ वाटर डेंकन में छिपा हुआ होता है। एट द फाइनल सीन हम देखते हैं जैक अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उन्हें ऐसे गले लगाता है जैसे पहले कभी नहीं मिला था। वे पानी के पास बैठते हैं और अपनी ड्रीम्स के बारे में बातें करते हैं। मूवी यहीं पे एंड हो जाती है और